कैसे हैं आप लोग? आज तो ठीक है, अब तो सब ठीक ठाक है। अच्छा, ठीक ही होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने जो न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था, अभी इससे पहले कंजर्वेशन पढ़ा था। अब आज जो पढ़ना है, आज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसकी, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेज। वैसे मैंने आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया था और आपको अपने इन वर्ड ओन वर्ड्स में आपको बताया था कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी is zero, then the body remains at rest or moves with a constant velocity, that is the body will be remain unaccelerated। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज जिसमें भी होता है। ठीक है, वन बाय वन करके हम देखते हैं। ठीक है, ये आपके लिए मैंने किया है। ठीक, फटाफट आपको समझ में भी आ जाएगा और होता चला जाएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। ये है इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेज। तो ये कहता है कि द इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेज is the condition in which two or more forces acting through a single point have a resultant force of zero। मीनिंग इसका नेट रिजल्टेंट क्या होगा सारे फोर्सेस का, वो एक सिंगल बॉडी पे लगे वो जीरो। ठीक है, in this state the object remains at rest or moves with a constant velocity according to Newton's first law, जो मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले भी आपको बताया है, ये वही है। For concurrent forces to be in equilibrium, the sum of all the horizontal force components must be zero. Second, the sum of all vertical force components must be zero। जो इसकी कंडीशन है, जो मैंने आपको पहले से कराया है कि नेट रिजल्टेंट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस अप टू प्लस Fn वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, तो मैंने वहां भी आपके लिए ऐसा लिखा था सिग्मा F। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो Ma लिखा था, यहाँ पे जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिजल्टेंट का एक रिजल्टेंट फोर्स का क्या है, एक एक्स कंपोनेंट है, तो वो क्या होगा, आप लिख सकते हो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वैसे ही सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। तो आप एक हॉरिजेंटल फोर्स क्या होना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब उसका सारे के सारे कंपोनेंट जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जीरो हो और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जीरो हो। ठीक है, तो आप सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो लिख सकते हो और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कहीं परेशानी प्रॉब्लम है? अब देखो यहाँ पे मीनिंग वही है कि द इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेज is the condition in which two or more forces acting through a single point have a resultant force of zero। मीनिंग यही है। ठीक है, in this state the object remains at rest or moves with a constant velocity according to Newton's first law। अगर ये सिग्मा एफ जीरो है, मीनिंग क्या है, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, पार्टिकल मूव कर रही है, वो पॉइंट मूव कर रहा है, या फिर वो रेस्ट में है। ठीक है, आपके लिए मैंने यहाँ पे एक फोर्स दिखाया है F1, ये F2, और इस टाइप इधर की साइड में F3 दिखाई है, वो यहाँ मैंने आपके लिए की है कि सिंस ऑल द फोर्सेस acts through the same point, there is no net turning effect moments about that point, यानी टॉर्क नहीं होगा, जीरो होगा। फिर से सुन लो, since all the forces act through the same point, there is no net turning effect। आप इसको जानते हो, net turning effect यानी मोमेंट। ठीक, about that point। यहाँ जो मैंने बताई है F1 वेक्टर है, यहाँ पे F2 वेक्टर है और यहाँ पे F3 वेक्टर है कि कंसीडर थ्री कंकरेंट फोर्सेस F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट O of a body as shown in the figure। By parallelogram law we have resultant of F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर इक्वल टू F1 प्लस F2 वेक्टर। अब देखो यहाँ पे एक F1 वेक्टर है, यहाँ पे एक F2 वेक्टर है, तो आप पैरेललोग्राम लॉ से जानते हो कि ये इसका डायगोनल क्या होगा, इनके नेट को दिखाएगा, F1 और F2 के नेट यानी रिजल्टेंट को दिखाएगा। आप
पैरेललोग्राम लॉ जानते हो, इफ द टू vectors represented by the two adjacent side of a parallelogram, तो उसका जो डायगोनल होता है उसी सेम पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से, तो वो क्या देता है, उनका नेट रिजल्टेंट देता है। तो ये f1 वेक्टर है और ये f2 वेक्टर है, तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट यहाँ पे है, और मैंने यहाँ पे दिखाया है कि f3 इनके ठीक अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ दिखाया कि इफ द थर्ड फोर्स F3 acts on the body such that F3 is equal to minus of F1 plus F2, यानी इस ये जो नेट आपने लिया है F1 और F2 के, इसके ठीक अपोजिट क्या है, F3 है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, मीनिंग नेट फोर्स इस पॉइंट पे 0 हो गया। तो मैं इसको इस साइड ले आऊँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज F3 इक्वल टू माइनस ऑफ F1 प्लस F2, इस साइड लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। तो F3 वेक्टर प्लस F1 प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, 0 वेक्टर, नल वेक्टर। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो आप देखो नेट रिजल्टेंट 0 हो रहा है। These three forces in equilibrium can be represented by the sides of a triangle taken in the same order, opposite नहीं, ठीक है, same order। आप देखो यहाँ पे ये F1 वेक्टर है, ये F3 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है। ठीक है, तो F2 और F1 देखिए ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस दे रहे हैं, तो F3 भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस दे रहा है। ठीक है, सेम ऑर्डर में है। तो आप जानते हो कि साइक्लिक वेक्टर का सम क्या होता है, 0 होता है। तो ये एक साइक्लिक वेक्टर है, आपके टीचर ने बताया है, आप जानते हो, एक वेक्टर A है, यहाँ पे एक वेक्टर B है। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट वो इसके इस पहले वाले वेक्टर के टेल से सेकंड वाले वेक्टर के हेड तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे एक हेड बनाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये होता है A प्लस बी इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसा केस दिया, A वेक्टर यहाँ पे B वेक्टर और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लगा दिया आपने C वेक्टर, तो ये यहाँ पे आप जब लिखोगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाएगा, मीनिंग साइक्लिक वेक्टर का सम 0 होता है। ठीक है, यही मैंने यहाँ आपको दिखाया है। तो क्या हो गया, इसमें साइक्लिक वेक्टर हो गई है F1 F2 F3, ये एक ट्रायंगल पे आप दिखा सकते हो, ABC कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये एक ट्रायंगल पे दिखा हुआ है, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, और वो सेम ऑर्डर में है, तो इनका सम क्या होगा, 0 होगा। इसलिए लिखा है कि दिस थ्री फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। अगर आपने इसको अपोजिट किया तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, सेम ऑर्डर में है। यहाँ आपके लिए मैंने एक नोट लिखी है, यहाँ पे स्टार लगाई है कि आप इसको जनरलाइज कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे ये लिखी है। आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी लिख दिया था कि दैट इज F1 वेक्टर, द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एट द सेम पॉइंट इज दैट द वेक्टर सम ऑफ ऑल दिस फोर्सेस इज इक्वल टू 0 और 0 वेक्टर। ठीक है, आप यहाँ पे 0 वेक्टर भी लिख सकते हो, नल वेक्टर भी लिख सकते हो। तो ये दैट इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर प्लस F2 प्लस Fn वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो मीनिंग इनका नेट रिजल्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम है इसमें। अब आपका ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिखी है एकदम क्लियर हो गया। आप देख लो कि द इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस इज द कंडीशन इन विच टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट हैव अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 0। तो आप देखो ये 3 वेक्टर ये मिलके 0 दे रहे हैं रिजल्टेंट। ठीक है, और एक नंबर ऑफ ये वेक्टर्स मैंने फोर्सेस दिखाई यहाँ पे, नहीं, ये 3 फोर्सेस का सम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए, ये कंकरेंट फोर्स हो गए। ठीक है, अभी यहाँ देखो, यहाँ पे F1 to Fn है, ये इनका नेट रिजल्टेंट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो ये वही तो है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से भी तो आप
ये यही कह सकते हो कि इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जो ये आप करके आए हो। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, तो उनको मैंने दिखा दिया। और इनकी फॉर द कंकरेंट फोर्सेस टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो इनके लिए दो आपको कंडीशंस मैंने दिखा दी, यानी सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, मीनिंग horizontal force components must be 0 और वर्टिकल फोर्स कंपोनेंट्स मस्ट बी 0। आप ऑल भी लगा सकते हो, ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट्स मस्ट बी 0, ऑल वर्टिकल फोर्स कंपोनेंट्स मस्ट बी 0। ठीक है, अब इसी से एक आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम है लैमीज थ्योरम। ठीक है, जो मैंने यहाँ आपके लिए दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये लैमीज थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट है कि इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ 3 concurrent coplanar and non-parallel forces, then each force is proportional to the sine of the angle between the other 2 forces। तो अभी आपको मैंने concurrent forces बताई, तो मैंने यहाँ पे एक फोर्स दिखाई है F1 वेक्टर, यहाँ पे दिखाई है एक F2 वेक्टर और यहाँ पे दिखाई है F3 वेक्टर, यानी मीनिंग F1 फोर्स है, यहाँ पे F2 फोर्स है और यहाँ पे F3 फोर्स है। ठीक है, जो यहाँ पे है मैंने उसको यहाँ पे लिख दी है कि ये देख लो आप जरा, F2 और F3 के बीच मैंने एंगल लिखी है अल्फा और F3 और F1 के बीच लिखी है बीटा, F1 और F2 फोर्स के बीच की एंगल लिखी है मैंने गामा। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब आप देखो एज शोन इन द फिगर, फर्स्ट फिगर 1 है, पार्टिकल O अंडर द इक्विलिब्रियम ऑफ 3 concurrent forces F1, F2, F3, यानी वेक्टर F1, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर। लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन F2 एंड F3, भैया बीटा बिटवीन F3 एंड F1 एंड गामा बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, यानी फोर्स F1 एंड F2। ठीक है, अब देखो इन फिगर 2 द फोर्सेस F1, F2 एंड F3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC टेकन इन द सेम ऑर्डर, जो मैंने आपको यहाँ बताई, इसी का एप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ABC ट्रायंगल खींची। ठीक है, अब आप देखो थोड़े से यहाँ पे आपको सावधानी रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका एंगल उलट जाएगा। अब जरा यहाँ देखो F2 और F3 फोर्स है, इसके बीच की एंगल अल्फा है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने क्या खींचा है, ये क्या है F2 और F3, कहाँ है F2 F3, ये ऐसे वेक्टर F2 है और यहाँ देखो ऐसे ये F3 वेक्टर है, यानी ये F2 फोर्स है, फोर्स F2 और ये फोर्स F3 है, इन दोनों के बीच की एंगल अल्फा है। अभी देखो यहाँ पे F3 है और यहाँ पे F1 है, तो अब देखो F3 और F1 के बीच की एंगल, F3 एंड F1 की बीच की एंगल बीटा है, तो मैंने इसको आगे बढ़ाया और यहाँ पे बीटा लिख दिया, जैसे इसको आगे बढ़ाया था और यहाँ पे अल्फा लिख दिया था। अब आप देखो ये डायरेक्शन किसका है, F1 का डायरेक्शन है, यहाँ पे F1 के डायरेक्शन है और इधर F2 की डायरेक्शन है। तो F1 के डायरेक्शन और F2 के बीच की एंगल, इन दोनों के बीच की एंगल कितनी है, गामा है, तो मैंने यहाँ पे गामा लिख दी है। और आप जानते हो कि एक लाइन कितने की होती है, पाई की होती है, नहीं 180 की होती है। तो मैंने ये एंगल यानी ये वाली एंगल लिखने के लिए, जो एंगल C है, इसको लिखने के लिए पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, कोई परेशानी है नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये पूरी एंगल पाई है, पूरी एंगल पाई और ये एंगल बीटा है, तो ये क्या हो जाएगी, पाई माइनस बीटा हो जाएगी। वैसे ही ये गामा है तो ये पाई माइनस गामा हो जाएगी। मैं समझता हूँ इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ साइंस टू ट्रायंगल ABC। अब आप मैथ थोड़ी बहुत आप जानते हो, आपके टीचरों ने कराया है, आप यहाँ इरेज करके लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है, A के सामने A और B और ये C, तो क्या होता है A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन
सी होता है, ठीक है। ये कैपिटल सी है, स्मॉल सी है, ठीक है। उसी के बिहाफ पे आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अब देखो ये साइड पूरी लेंथ क्या है, ए है, और ये एंगल क्या है, कैपिटल ए है, तो ए बाई साइन ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सी है और ये मेरा फोर्स F1 है, नहीं तो ये लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ जैसे यहाँ पे ए है वैसा ही ये F1 है, तो F1 अपॉन साइन ये वाली एंगल पाई माइनस अल्फा, तो मैंने लिखी पाई माइनस अल्फा। अब देखो इस वाली बीटा पाई माइनस बीटा की ये फ्रंट साइड क्या है, यहाँ पे ये F2 है यहाँ F2 है, तो आप लिख सकते हो F2 ये लेंथ F2 अपॉन साइन पाई माइनस बीटा। अब यहाँ पे क्या है, ये साइड ये F3 है, नहीं तो यहाँ पे F3 अपॉन पाई माइनस गामा लिख सकते हो, वही लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 साइन पाई माइनस बीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ F3 साइन पाई माइनस गामा। तो आप जानते हो ये F1 लिख दी, और साइन पाई माइनस थीटा ये साइन थीटा होता है, तो ये साइन अल्फा हो गया, और ये पाई माइनस बीटा है तो ये साइन बीटा हो गया, ये पाई माइनस गामा साइन पाई माइनस गामा है तो ये साइन गामा हो गया, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाई हो गया लेमिस थ्योरम, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये आप लॉ ऑफ साइंस जानते हो, ठीक है, इसी के बिहाफ पे मैंने लिख दी है, ठीक। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कॉन्करेंट फोर्सेस यहाँ से लिख के जा रहे हो, तो मैंने यहाँ पे लगा दी ये F1 और ये F2 ये F3, F2 और F3 के बीच की एंगल क्या है, अल्फा, F3 और F1 के बीच की एंगल क्या है, बीटा, F1 और F2 के बीच की एंगल क्या है, गामा है, तो मैंने ये दिखा दी ये एंगल अल्फा, तो ये क्या हो गई पाई माइनस अल्फा, ये एंगल बीटा दिखा दी तो ये क्या हो गई पाई माइनस बीटा, और ये एंगल गामा दिखा दी तो ये क्या हो गया पाई माइनस गामा, जो कि अल्फा है। आप देखो F2 और F3 के बीच, F2 और F3 के बीच ये एंगल अल्फा है। अब यहाँ ये F3 और F1 के बीच एंगल बीटा है, यहाँ पे F1 और ये F2 के बीच एंगल गामा है, तो F1 और F2 के बीच ये एंगल गामा ही तो है, लिख दिया। और लॉ ऑफ साइन मैंने लगा दी यहाँ पे, a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c, तो ये आपका लेमिस थ्योरम आ गया, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, अभी क्वेश्चन मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ठीक है। अभी जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, भी कर लो, जल्दी से करो। ये 1 kg बेटा है, ठीक है। देखिए आप, ये प्रॉब्लम है कि अ बॉल ऑफ मास 1 kg हैंग्स इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द टू स्ट्रिंग OP and OQ as shown in the figure. What are the tensions in the string OP and OQ? Take G equal to 10 meter per second square. ये ऐसा है, ये O पॉइंट है, तो देखिए इस पे ये T1 फोर्स लग रहा है, टेंशन है इसमें, इस स्ट्रिंग में, इसमें T2 है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 150 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है। तो अभी आपको जो लेमिस थ्योरम मैंने बताई, तो जो लेमिस थ्योरम आपको मैंने बताई, तो क्या बताई, F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 बाई साइन गामा बताई, ठीक है। ये 3 फोर्सेस क्या हैं, इक्विलिब्रियम में है, ये इधर उधर नहीं जा रहे, नहीं ये मोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे 3 फोर्सेस are in equilibrium. Then by Lami's theorem, we have, अभी आप देखो यहाँ पे T1 T2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो
यहाँ लेमिस थ्योरम, जैसे ये F1 बाई साइन अल्फा है और ये F2 बाई साइन बीटा है, तो आप जरा देखो यहाँ पे ये T1 है, तो ये एंगल 30 है, 60 है, यहाँ 90, 120 और ये 150 है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये 30 डिग्री को देख के, ठीक है। आपको यहाँ देखो T1, तो इसके अगर आप एक ट्रायंगल से मिलाओगे, इसको बंद कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो ये फोर्स है, दो अदर फोर्सेस कह रहे हैं, तो ये T2 और ये वाला 1 kg वेट वाला फोर्स है, तो इनके बीच की एंगल क्या है 150 है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे T1 अपॉन साइन 150 इक्वल टू ये T2 है, ठीक है, तो T2 अपॉन ये इन दोनों के बीच की एंगल क्या है 120, तो यहाँ पे लिखोगे साइन 120 इक्वल टू, अब ये 1 kg वेट यानी 10 न्यूटन का फोर्स, इस तो ये दोनों दो फोर्सेस यानी T1 और T2 के बीच ये वाली एंगल तो 90 डिग्री है, तो आप लिखोगे 10 अपॉन क्या होगा साइन 90, ठीक है। अब वो आप जानते हो साइन 150 की वैल्यू, साइन 150 डिग्री, ठीक है, जानते हो आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। और नहीं तो साइन आप 90 में क्या ऐड करोगे कि कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, कितना ऐड करोगे बताओ, 90 में मैं क्या ऐड करूं, ठीक है, तो 60, तो यहाँ पे 60 डिग्री आप लिख लोगे, तो साइन 90 प्लस 60 हो जाएगा, नहीं तो 90 प्लस 60 या 180 में से भी आप सब्सट्रैक्ट करके लेके आ सकते हो। आप साइन में ही वैल्यू रखना चाहते तो यहाँ पे क्या कर लोगे पाई यानी 180, तो 180 से आप 30 डिग्री माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ना साइन 30 डिग्री की वैल्यू, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हो T1 अपॉन 1/2 इक्वल टू T2। अब साइन 120 की वैल्यू आप जानते हो, ऐसे ही फाइंड आउट कर लोगे, √3/2 होती है, तो आप यहाँ पे √3/2 लिख दोगे इक्वल टू यहाँ पे 10 अपॉन साइन 90 1 होती है। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आया, आप लिख सकते हो T1 अपॉन 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा T1 इक्वल टू 10 इंटू 1/2, तो यहाँ पे काट लोगे आप 5 आ जाएगा, यानी T1 इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है, ये एक आंसर, ठीक है, इतना आया है, T1 आया 5 न्यूटन, ठीक। अब आप जरा देखो यहाँ से दूसरे वाले इक्वेशन से आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो T2 अपॉन साइन, ये वैल्यू ले आए हैं हम, तो √3/2 इक्वल टू 10 अपॉन 1, आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लोगे तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू √3/2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कट कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, नहीं तो ये हो जाएगा T2 इक्वल टू 5√3 न्यूटन, ठीक है। तो एक आंसर ये हो जाएगा, आप √3 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, करके आप आंसर ला सकते हो। प्रॉब्लम है, ठीक, तो आप ऐसे पहले क्वेश्चन सारे करो, ठीक, जब आपसे ये सारा क्वेश्चन हो जाता है, वो 2 4 5 जो क्वेश्चन अच्छे होंगे वो मैं आपको कर दूंगा, आप बोलना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये मतलब मैंने आपको कंकरेंट फोर्सेस पढ़ाई और लेमिस थ्योरम कराई, इससे क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया जिसके इसके एप्लीकेशन हो गई, आपको एप्लीकेशन इसका दिख गया इस लेमिस थ्योरम का कि F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 बाई साइन गामा, तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं आप जल्दी से लगा लिए, इसके इक्वल आपको इसको इक्वेट कर लिए, और फिर ये यहाँ है इसको इसके इक्वल इक्वेट कर लिए, तो 2 इक्वेशन आ गया आपका, आप उससे प्रूफ कर लिए, ठीक है, बढ़िया, ठीक। अभी रहने देते हैं, अभी आप क्वेश्चन करो, आप एक लगातार से कुछ क्वेश्चन करो, कुछ क्वेश्चन करने के बाद आप जितने कहोगे वो कर लूँगा, आपका भी कर लूँगा, ठीक है, बोलो, बढ़िया, रहने दूँ, चलो।